अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं। आज हम बेसिक डेफिनेशंस को देखते हैं। मैटर क्या होता है, ये डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द इस यूनिवर्स में, हमारी अर्थ पर ऐसी कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको मैटर का नाम देते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर में बेटा क्या आते हैं, टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, रूम आपका मैटर है, जितने भी सॉलिड्स हैं तमाम मैटर हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो मैटर हैं, और लिक्विड्स मैटर हैं। ये मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, ये मैटर है। ये सब चीज़ें मैटर हैं जो मैस रखती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं वो भी आपको बता दूं। हमारे पास लाइट फ्रॉम टॉर्च मैटर नहीं है, टॉर्च से जो लाइट आती है वो मैटर नहीं है। एनर्जी की जितनी भी इकसाम है, एनर्जी हमारे पास मैटर नहीं है। ये चीज़ें हमारे पास मैटर नहीं। इवन डैट के टेस्ट, स्मेल, ये चीज़ें भी मैटर नहीं कंसिडर की जाती। मैटर वही चीज़ें होती हैं, हमारा शैडो मैटर नहीं है, याद रखना है आप लोगों ने। अब सब्सटेंस की तरफ आते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर का यहाँ पर क्या मतलब है? प्योर का मतलब है कि मैटर जो है उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए और एटम्स की फिक्स रेशियो होनी चाहिए, तब वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बनेगी। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ऐसा मैटर जिसमें जो प्योर फॉर्म में हो और उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन हो। जैसे हमारे पास हम सब्सटेंस लेते हैं, टिन सब्सटेंस है, एलिमेंट है, सल्फ़र है। इसका प्योर फॉर्म का दो मतलब है। एक मतलब है कि एक जैसे एटम से मिलकर बनी होनी चाहिए। जैसे टिन एलिमेंट है, एक जैसे एटम से बना है। सल्फ़र एलिमेंट है, एक जैसे एटम से बना है। डायमंड कार्बन से बना है। वाटर, अब वाटर एक जैसे एटम से नहीं बना, डिफरेंट एटम से बना हुआ है। हिट्रो एटम्स हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी हम उसको प्योर कह रहे हैं। रीज़न ये है कि बेटा वाटर के अंदर एटम्स की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स होती है। जब रेशियो फिक्स हो जाएगी तब वो उसकी प्योर फॉर्म कहलाएगी। प्योर शुगर है हमारे पास, टेबल सॉल्ट NaCl है, फिक्स रेशियो होती है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान। बेकिंग सोडा NaCO3 हमारे पास है। ये सब क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं। अब सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। जिस तरह टिन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, लेकिन हमारे पास जो वाटर है, प्योर शुगर है, ये कंपाउंड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, वो भी कंपाउंड है। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों और उनके अंदर फिक्स रेशियो ना हो, तो वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म बन जाएगी मिक्सचर की। मैटर की इम्प्योर फॉर्म होगी और उसको मिक्सचर कहेंगे। एयर है हमारे पास, सोइल है हमारे पास, मिल्क है, ब्रास है। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। इनमें भी कंपोजिशन, होमोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट रेशियो सेम होती है और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के साथ रिलेटेड हों, उनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्मेल, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। ये सब चीज़ें हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं बेटा जो हमारे पास मैटर की कंपोजिशन पर डिपेंड करें, इनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मसलन ये वाटर है, लिक्विड है हमारे पास, आप इसको अगर 100 सेंटीग्रेड देंगे तो वो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, H2O ही रहेगा, सिर्फ लिक्विड से गैसिस फॉर्म में चला जाएगा, जिसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वाटर की को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज किया हुआ है। वाटर को हमने डिकम्पोज किया हुआ है और ये वाटर को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना आसान काम नहीं। उसके लिए बहुत ज़्यादा शराइत की ज़रूरत होती है। कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, और उसमें हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट शामिल होने चाहिए। हाई कंडीशंस होती हैं, तब जाकर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द लिक्विड। ये हमारे पास बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया साइंस के बारे में और
साइंस की ब्रांचेस कितनी होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, साथ हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया और हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को भी डिस्कस किया था। अब हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद द एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो तमाम कंपाउंड्स को, तमाम एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कार्बन के। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करती और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव को स्टडी नहीं करती। उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें मेटल्स हमारे पास आती हैं और गैसेस आती हैं, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम उसको स्टडी करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा पहलू हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होती है और ग्लास में भी इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विथ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये लाइफ की केमिस्ट्री है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो सब्सटेंसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं उनकी हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और इन चीज़ों को बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। यानी कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस पाई जाती हैं उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसके रिएक्शंस को जो केमिस्ट्री की ब्रांच स्टडी करती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सपोज़ अब मैं स्ट्रक्चर, कोई भी हम मॉलिक्यूल या हम फूड इनहेल करते हैं, सपोज़ हमारे पास ग्लूकोज है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ग्लूकोज बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ये इसकी हमारे पास कंपोजिशन है, इसकी स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब इसी तरह लिपिड्स हैं, ऑयल्स हमारे पास जितने भी हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड जो हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला मैंने बेटा ये लिखा है CH3CH2 टेकन NCOOH। ये हमारे पास लिपिड्स हैं, ये हम इनहेल करते हैं। हम जब इन्हें इनहेल करेंगे हमारी बॉडी में जाकर, जैसे हम फूड को इनहेल हम खाते हैं, खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है। उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म को हम इसमें स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह लें या उसको आप कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं। इसमें एनाबॉलिज्म भी आता है। जब फूड हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट होता है, तो बच्चों उससे हमें एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में। हमें एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, बाकी वेस्ट होता है जो हम डिस्क्रीट कर देते हैं। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें, कंपोजिशन को स्टडी करें और सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नाम से भी जाहिर है, लग रहा है कि केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखें बच्चों, आबादी के बढ़ने की वजह से और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने की वजह से इंडस्ट्री हमारे लिए लाजमी हो चुकी है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। आप कमर्शियल स्केल पर रोज़मर्रा की ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनते हैं। डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें बच्चों हम ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं बेसिकली सबसे पहले, उसके बाद क्लोरीन है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, HNO3, H2SO4 एसिड्स हमारे पास हैं। क्लोरीन
क्लोरीन, अब स्विमिंग पूल्स होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करने के लिए हम स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं। अमोनिया NH3 फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम आती है बच्चों। फर्टिलाइज़र्स हमारा क्रॉप्स के लिए उनका बुनियादी जुज़्व है। अब NaOH, अब ये एसिड्स हैं, इनकी भी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने में ये काम आते हैं, पेपर, पेंट्स, सोप बनाने में इस्तेमाल आती है। सोप आपका और फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, डिटर्जेंट्स हो गए, ये सब के सब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। नाम से न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखें, नाम से लग रहा है न्यूक्लियर, यानी कि ये न्यूक्लियस की स्टडी होती है। साथ इसमें हम बच्चों स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। वो अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो खारिज करते हैं। पार्टिकल्स इमिट करते हैं अपने न्यूक्लियस से। वो पार्टिकल्स बेसिकली 6 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, जिनमें आप पढ़ेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, ये बेसिक पार्टिकल्स आप पढ़ेंगे, वो एमिट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, इट इज़ एमिशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। अनस्टेबल एटम वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। वो क्या करते हैं, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से वो न्यूक्लियस अपने अंदर से रेज़ एमिट करता है। रेज़ की एमिशन होती है, पार्टिकल्स की एमिशन होती है। ऐसे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब सपोज़ यूरेनियम हमारे पास एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसकी, यूरेनियम 92 to 35, ये यूरेनियम का एक एलिमेंट है। इसको हम टारगेट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या टारगेट एलिमेंट आप कह लें, या सिंपली आप इसको टारगेट कह सकते हैं। और ये न्यूट्रॉन, इसको प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन कहते हैं। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। जब आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की स्ट्राइक करवाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, क्या होता है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होने की वजह से यूरेनियम 92 to 36 हमारे पास बन गया। ये वेरी अनस्टेबल यूरेनियम है। ये क्या करेगा, ये स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू 2 इक्वल न्यूक्लियाई। वो 2 इक्वल न्यूक्लिया क्या है बेटा, एक बेरियम है, एक हमारे पास क्रिप्टॉन है, और साथ हमें बेटा 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये वाला न्यूट्रॉन था, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन था, और जो ये वाले 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। इनको हम न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। प्लस हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ये वो एनर्जी है जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है। अब रेडियोथेरापी इसकी एप्लीकेशन है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या होता है, सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, ये उसमें भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इट इज़ स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें आप बेटा इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर है, जैसा कि प्रेशर है, ये सब। अब याद रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। अब और इसमें है एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट है। देखें, हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है,
हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ से हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, उससे वाटर पोल्यूशन पैदा हो रही है। जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, जो पॉइजनियस केमिकल्स होते हैं, वो पानी में मिलाकर वो निकाल दिए जाते हैं इंडस्ट्री से बाहर, जिससे वाटर पोल्यूशन होती है। इसमें मेटल्स होती हैं बेटा हमारे पास, हार्ड मेटल्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, इसमें मरकरी होता है, इसमें कैडमियम होता है इस वाटर में, इसमें कॉपर होता है। ये बहुत ही डेंजरस एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। जब ये पानी में शामिल हो जाती हैं, वो हम पानी अगर इस्तेमाल करें उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां बन सकती हैं, जैसा कि कैंसर है, हेपेटाइटिस है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, बाइक्स, व्हीकल्स और रिक्शाज और ये जितने भी हमारे पास ये एरोप्लेन्स हैं या ट्रेन्स हैं, इनसे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है और सल्फ़र ऑक्साइड शामिल होती है, गैसेस ही शामिल होती हैं। ये वाली जो गैसेस हैं बेटा, ये जब ऊपर जाती हैं, एक तो ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं, दूसरा ये वाली जो गैसेस हैं ये ऊपर जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये एसिडिक रेन का गाज़ बनती हैं। साथ साथ ये ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं हमारे पास, जो कि रेफ्रिजरेटर से, एसी से निकल रही हैं, ओजोन लेयर को तबाह कर रही हैं। ओजोन एक लेयर है, उसका क्या काम होता है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो ज़मीन तक नहीं आने देती, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर पर जा रही है, उसमें होल क्रिएट कर रही है, उसको डिप्लीट कर रही है, उसकी थिकनेस जो है ओजोन लेयर की उसको कम कर रही है। डिप्लीशन का मतलब है उसकी थिकनेस को कम कर रही है। उससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही हैं वो नीचे आती हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो स्ट्राइक करती हैं और उससे कैंसर हो सकता है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस आ रही हैं। ये सब कुछ जो है हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लास्ट हमारे पास है बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी हमारे पास सैम्पल है बच्चों, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए उसकी सेपरेशन को हम स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक सैम्पल के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। ये सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं आगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सैम्पल करते हैं। सपोज हमारे पास एक सैम्पल है, हम देखेंगे कि ये सैम्पल कौन सा है। अब एक वाटर हमें दे दी जाता है, हम बताते हैं कि ये वाटर है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए हम पता कर लेते हैं कि ये वाटर है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम पता करते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सैम्पल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। ये बच्चों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।